हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग एस्पायर के मेन मेन्यू के ऑप्शंस को सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल का मेन्यू है। जैसे हम लोग फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस ओपन होता है। तो गाइज यहाँ पे ये मेन्यू बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर में होता है। यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो न्यू से हम लोग यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि कुछ टेम्पलेट बना रहता है, उस टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और ओपन से जो फाइल आपका पहले से एस्पायर का सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। यानी कि एस्पायर का ही फाइल होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे ओपन होगा। यानी कि जो वर्जन आपके पास है एस्पायर का, सेम वर्जन या फिर इससे लोअर वर्जन का फाइल होगा तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं ओपन ऑप्शन से। क्लोज ऑप्शन से क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट जो क्रिएट है यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। और सेव से क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट है यहाँ पे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर सकते हैं। और सेव एज से क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करके इस फोल्डर के अंदर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ ए करके, और उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हमें इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे फाइल में आ करके सेव एज करेंगे। सेम फोल्डर यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे इसको मैं बी कर देता हूँ और उसके बाद सेव। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में हम लोग सेव करेंगे वो फाइल यहाँ पे ओपन रहेगा, यानी कि सेकेंड वर्जन। और यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव है, यानी कि सेव एज का अल्टरनेटिव है इंक्रीमेंट एंड सेव। इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बार बार आपको नाम इंटर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि सेव एज करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नाम देना पड़ेगा फाइल का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड सेव करेंगे तो सेम फाइल दूसरे वर्जन के नाम से सेव हो जाएगा, यानी कि इसमें नंबर आएगा। जो फाइल आपके पास ओपन रहेगा उसका नाम देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे फाइल बी मेरा ओपन है। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड सेव करता हूँ तो सेम बी वाला फाइल जो है _1 आ चुका है, यानी कि इसका दूसरा वर्जन। एक तो बी था, B_1 आ चुका है। यहाँ पे देखिए मैं फाइल में जाता हूँ जहाँ पे ये सेव हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये B है और ये B1 है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम इसको सेव कर सकते हैं। जब हमें क्लाइंट को डिज़ाइन प्रीव्यू के लिए भेजेंगे और उस प्रीव्यू फाइल को बार बार हमें, यानी इसका वर्जन बनाना है, बार बार हमें सेव करना है, तो उसमें ये काम आएगा। जैसे मान लो मैं इसमें एक सर्कल बना देता हूँ और इसको मैं इंक्रीमेंट सेव कर देता हूँ यहाँ पे आकर के। तो ये देखिए अभी ये B2 हो चुका है। अब मैं दोबारा यहाँ पे एक स्क्वायर भी बना देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे फाइल में आकर के इंक्रीमेंट सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे B3 आ चुका है, यानी कि मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं अपने फाइल का। मैं यहाँ पे फाइल में आकर के देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे B1 B2 B3 इस तरीके से आपका वर्जन बन चुका है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और उसके बाद है यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट, यानी कि इस फाइल को एज अ टेम्पलेट आप सेव करके रख सकते हैं। यानी कि अगर कोई हमने शीट लिया है, यहाँ पे मैं विड्थ 1000 mm और हाइट भी 1000 mm कर देता हूँ इस तरीके से। और मैं यहाँ से ओके करके, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है मेरा शीट बन चुका है 1000 mm इंटू 1000 mm। मैं चाहता हूँ कि इस शीट को एज ए टेम्पलेट में सेव कर लूँ। जब भी हमें इस साइज़ का शीट लेना पड़े तो डायरेक्टली हम उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करें, सेम साइज़ का शीट आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे इसका विड्थ भी मैं डिसाइड कर देता हूँ 18 mm का है। और उसके बाद मैं यहाँ से फाइल में जा कर के सेव एज टेम्पलेट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले से बहुत सारा टेम्पलेट हमारा सेव्ड है साइज़ के हिसाब से। तो इसको भी मैं साइज़ के हिसाब से टेम्पलेट बना लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा 1000 इंटू 1000 mm। थिकनेस भी देना चाहता हूँ कि थिकनेस क्या है, तो मैं यहाँ Z दे करके 18 कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे Z18 है यहाँ पे, यानी कि थिकनेस। या फिर T दे करके 18 कर देता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे T और उसके बाद 18 इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से। फाइल नॉट फाउंड, ये एरर आ रहा है कुछ। अच्छा मैं समझ गया ये एरर क्यों आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने एंटीवायरस को बंद कर देता हूँ। ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, फाइल को सेव होने नहीं दे रहा है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे फाइल हमारा सेव हो चुका है।
मान लो फिर से मैं यहाँ पे दोबारा न्यू जॉब क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल में जा कर के न्यू, और ये हमने एज अ टेम्पलेट सेव कर लिया है। यहाँ से मैं नो कर दूँगा क्योंकि दोबारा हमें सेव नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट साइज़ का ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये डिफरेंट साइज़ का फाइल है हमारे पास। अब मैं सेम टेम्पलेट को लेना चाहता हूँ जो हमने अभी सेव किया था 1000 इंटू 1000 mm वाला। तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे होगा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, और हमने जो सेव किया था उसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में 1000 लिखना है, तो आपके सामने शायद आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे नहीं आया तो हमें देखना पड़ेगा मैनुअली। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। और ये पहले वाला जो फाइल है उसको बोल रहा है सेव करना है या नहीं करना है, तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा, तो नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम टेम्पलेट ओपन हो चुका है जो हमने सेव किया था 1000 mm इंटू 1000 का, और 18 mm यहाँ पे थिकनेस था। ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने शीट के अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे फाइल मेन्यू में आकर के उसके बाद है यहाँ पे प्रिंट से यहाँ पे यानी कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई सर्कल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद फाइल में आकर के प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू से आप लोग प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख लूँ कि किस तरीके से आएगा पेज के अंदर। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका पेज रहेगा। तो ये पेज हमारा अभी A4 साइज़ का है और इस पेज के अंदर इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। ये हमने यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करके रखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सिलेक्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे बटन आ जाता है प्रिंट का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंट सेटअप है, यानी कि यहाँ से प्रिंट के लिए सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रिंटर होगा आपका, यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद प्रॉपर्टी में जाकर के इसका सेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब बेसिक है, अगर आप लोग अदर सॉफ्टवेयर से आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से ये वर्क होता है। और उसके बाद यहाँ पे है इंपोर्ट से आप लोग यहाँ पे आउटसोर्स से कोई भी डिज़ाइन 3D या 2D इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे देखिए इंपोर्ट वेक्टर या बिटमैप, यानी कि अगर आपको कोई वेक्टर इंपोर्ट करना है या फिर कोई बिटमैप यानी कि फ़ोटो इंपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट कंपोनेंट या फिर 3D मॉडल, तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे इंपोर्ट फोटो वी कर्व मशीनिस्ट और कट 3D टूल पाथ्स, यानी कि फोटो वी कर्व का टूल पाथ और कट 3D टूल पाथ्स को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो टूल पाथ मशीनिंग करने के बाद सेव करते हैं उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जी कोड को सपोर्ट नहीं करता ये भी, शायद आगे अपडेट में ये करे, तो अभी के लिए जी कोड को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपोर्ट का, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि वेक्टर डिज़ाइन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, इस सर्कल को हमें एक्सपोर्ट करना है तो फाइल में जा कर के यहाँ से एक्सपोर्ट, और किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, EPS है, DXF है, AI है, यानी कि इलस्ट्रेटर का ये फॉर्मेट होता है, और SVG है और PDF है। जो भी फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपका फ़ाइल का लोकेशन ओपन होगा। यहाँ से नाम दे करके, तो यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद सेव कर देंगे तो ये वेक्टर यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए ओपन एप्लीकेशन डाटा फोल्डर, यानी कि ये एप्लीकेशन किस फोल्डर में इंस्टॉल्ड है उसका फ़ाइल लोकेशन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं भी। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा सबसे पहले अनडू क्रिएटेड, यानी कि जो भी वर्क यहाँ पे करते हैं तो उसको अनडू करने के लिए अनडू जा सकते हैं। जैसे हमने देखिए सर्कल ड्रॉ करने से पहले ये हमारा शीट यहाँ पे खाली था, एक बार हमने अनडू किया तो यहाँ से वो हट गया। फिर दोबारा मैं एडिट मेन्यू में जाकर के इसको रीडू भी कर सकता हूँ, यानी कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, इस तरीके से होता है ये। और इसका शॉर्ट की देखिए यहाँ पे Ctrl Z और Ctrl Y है, तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप।
जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर में होता है अंडू रीडू, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है। और उसके बाद कट है, देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे तब यहाँ पे कट हाईलाइटेड होगा। अगर इसको सेलेक्ट नहीं रखेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एडिट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिसेबल मिलेगा आपको। और इसका शॉर्ट की यहाँ पे कंट्रोल एक्स है, यहाँ से कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, ये कट हो चुका है, और कंट्रोल वी से यहाँ से पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ये पेस्ट का कंट्रोल वी। और उसके बाद कॉपी भी है यहाँ पे, इसका भी शॉर्ट की कंट्रोल सी है। तो इन सब ऑप्शंस का हम लोग शॉर्ट की ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डिलीट करने के लिए देखिए कंट्रोल डेल है, यानी कि कीबोर्ड में जो आपका डेल का की होता है उससे डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन दबा सकते हैं, इससे भी डिलीट हो जाता है। और उसके बाद है नीचे यहाँ पे सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स है, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मल्टीपल वेक्टर्स। अभी सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये एक क्लोज वेक्टर है, और ये मैंने स्टार ड्रॉ किया, ये भी एक क्लोज वेक्टर है, यानी कि ये क्लोज है चारों तरफ से, कहीं से भी ओपन नहीं है। और ओपन के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये ओपन हुआ। यहाँ पे आर्क भी ड्रॉ करता हूँ तो ये भी ओपन वेक्टर हुआ। और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मैंने लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ नहीं करूँगा, ओपन ही रखूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये ओपन है। तो यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे सिलेक्शन में आकर के, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल, इसका शॉर्ट की भी है कंट्रोल ए। तो इस तरीके से पूरा वेक्टर यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब दोबारा मैं एडिट मेन्यू में जाता हूँ और फिर से सिलेक्शन में, इस बार मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे जो जो ओपन वेक्टर्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। फिर दोबारा मैं मेन्यू में जाता हूँ, एडिट मेन्यू में, और यहाँ पे आकर के अब मैं करूँगा, तो यहाँ पे क्लोज़ वाला ऑप्शन दिया ही नहीं, सिलेक्ट ऑल क्लोज़ भी होना चाहिए था। तो चलिए खैर यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट ओपन का ही ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल डुप्लीकेट वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वेक्टर हमारा डुप्लीकेट नहीं है, तो इस वजह से ये वार्निंग आएगा कि कोई वेक्टर डुप्लीकेट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया इसी जगह पे, यानी कि हमारा डुप्लीकेट हो गया ये वाला सर्कल। अब मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आकर के, सिलेक्शन में आकर के, अब मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल डुप्लीकेट। तो देखिए यहाँ पे सर्कल डुप्लीकेट था, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं डुप्लीकेट वेक्टर्स को। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये डुप्लीकेट था। अब मैं दोबारा जाता हूँ एडिट मेन्यू में और सिलेक्शन में, यहाँ से देखिए सेलेक्ट ऑल वेक्टर ऑन करंट लेयर, यानी कि इस लेयर पे जितना भी वेक्टर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स में होता है वेक्टर्स, जिस लेयर पे आप एक्टिव रहेंगे उसी लेयर का वेक्टर्स यहाँ पे सेलेक्ट होगा। लेयर में जा कर के न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, कलर पहले चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं राइट क्लिक करके मूव कर देता हूँ, यहाँ से मूव टू लेयर और लेयर टू। अब यहाँ पे मूव हो चुका है। अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे एडिट में, सिलेक्शन, तो यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट ऑल वेक्टर्स ऑन करंट लेयर। तो देखिए यहाँ पे करंट लेयर में सिर्फ ये सर्कल था, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। और दोबारा मैं जाता हूँ एडिट मेन्यू में, सिलेक्शन, और इस बार अनसेलेक्ट ऑल। ये अनसेलेक्ट ऑल का ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया है पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया पूरा और बाहर क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन देना चाहिए था वो यहाँ पे दिया नहीं, यानी कि सिलेक्ट ऑल क्लोज वेक्टर देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। और उसके बाद वेक्टर सिलेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करके अब हम लोग क्लोज वेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ये वेक्टर सिलेक्टर आपको टूल पाथ में भी मिल जाता है। जैसे मैं इसको यहाँ से पहले क्लोज करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कोई भी टूल पाथ ओपन करता हूँ तो नीचे देखिए यहाँ पे वेक्टर सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, इसको क्लिक करेंगे तो सेम विंडो ओपन होगा इस तरीके से। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में आकर के सिलेक्शन, वेक्टर सिलेक्टर, और यहाँ पे आकर के आपको मिलेगा देखिए ओपन वेक्टर्स, क्लोज वेक्टर्स। तो हमें अभी क्लोज वेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, तो इसको चेक कर देना है। और यहाँ पे लेयर्स मिलेगा, किस लेयर का क्लोज वेक्टर सेलेक्ट करना है, तो ऑल विजिबल लेयर कर देंगे
तो यहाँ पे ऑल लेयर का वेक्टर्स सेलेक्ट हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर लेयर का आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लेयर 2 का, तो सेलेक्टेड लेयर करेंगे और यहाँ पे लेयर 2 को चेक करेंगे। तो देखिए लेयर 2 का क्लोज वेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ओपन वेक्टर को सिलेक्ट करना है तो ओपन को चेक लगा देंगे और लेयर 2 पे यहाँ पे कोई भी ओपन वेक्टर नहीं है, लेयर 1 पे है, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सब क्लोज वेक्टर है और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज करेंगे तो ये सब वेक्टर यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। यानी कि ये ऑप्शन आप लोगों को यूज़फुल हो सकता है जब आपके पास मल्टीपल क्लोज वेक्टर और ओपन वेक्टर्स होता है। वहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अलाइन आता है, उसके बाद है यहाँ पे अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन का टूल दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अलाइन का टूल ओपन होता है। यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिट मेन्यू से यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे सभी ऑप्शन सेम है जो हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपका यहाँ पे ज्वाइन वेक्टर्स, इसका शॉर्ट की देखिए यहाँ पे जे है, कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए हमारा यहाँ पे ओपन वेक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमने ओपन वेक्टर को ड्रॉ कर लिया है, यहाँ से देखिए ओपन है, कीबोर्ड से मैं जे प्रेस करता हूँ, शॉर्ट की है इसका। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी ज्वाइन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे ओपन एरिया है जिसको टॉलरेंस बोलते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अलाइन नहीं होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो अभी भी कम है, मैं 50 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 50 mm डालने के बाद अब ये बटन यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है ज्वाइंट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्लोज वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन, इसको करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे कर्व फिट वेक्टर। कर्व फिट वेक्टर आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है नेस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे है, देखिए ये वाला नेस्टिंग टूल का, ये सेम काम करेगा जो यहाँ पे नेस्टिंग टूल है। देखिए अगला ऑप्शन है जॉब साइज एंड पोजीशन का, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए सेम चीज़ है। और फिर से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है नोट्स का, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमें किसी को सेंड करना है, और सेंड करने के बाद जैसे वो फाइल को ओपन करे, ओपन करने के साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ एडिट मेन्यू में, नोट्स में, और यहाँ पे जो नोट्स लिखेंगे तो डॉट से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग डॉट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, टू हैव नोट्स ऑटो ओपन व्हेन फाइल इज़ लोडेड स्टार्ट नोट्स विद अ डॉट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फाइल लोड होने के बाद ही नोट ओपन हो जाए तो आपको डॉट डाल करके फिर लिखना है। तो मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलो कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद लास्ट में भी डॉट डालना है आपको इस तरीके से, यानी कि शुरू में और लास्ट में दोनों जगह डॉट डालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ओके करना है। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और इस तरीके से मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये फाइल हमारा सेव हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फाइल को पूरा। अब मैं उसी फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया है, और यहाँ से ये मैंने सेव किया है, इसको मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ये फाइल हमारा लोड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे लोड होते ही ये नोट्स आ चुका है इस तरीके से। यानी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं नोट में, किसी को अगर फाइल भेजना है तो। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स बना के रख सकते हैं कोई अमाउंट का। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स है, इसमें हमें मशीनिंग करना है, और मशीनिंग करते वक्त हमें अलग अलग डेप्थ देना है सब में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स बना करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करता हूँ, और वेरिएबल्स का नाम देना है आपको। और यहाँ पे याद रखना है, नाम को जो है शुरू करेंगे तो नंबर से शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो ये यहाँ पे सेव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर देता हूँ और मैं कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आएगा इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे पहले नंबर नहीं देना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ डेप्थ, डेप्थ कर देता हूँ मैं।
और उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है, स्पेस डालेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि सेव नहीं होगा। स्पेस के लिए यहाँ पे आप लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर कर दिया है, यानी कि 10 mm डेप्थ, यानी कि इस तरीके से आप लोग कोई भी वैल्यू का वेरिएबल बना सकते हैं, यानी कि 10 mm का हमने वेरिएबल बनाया है। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर से मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने क्रिएट बटन पे नहीं किया था, ओके कर दिया था हमने। ओके नहीं करना, यहाँ पे क्रिएट करना पहले। तो फिर से मैं लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं वैल्यू में 10 mm डालूँगा और क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है। डिलीट करने के लिए आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। मैं अगला बनाता हूँ, यहाँ पे अगला मैं करता हूँ डेप्थ अंडरस्कोर 20 mm, यानी कि अगला डेप्थ हमारा 20 mm रहेगा। 20 नहीं, यहाँ पे 15 कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे वैल्यू में 15 डाल देता हूँ, क्रिएट। और अगला मैं करता हूँ यहाँ पे डेप्थ अंडरस्कोर 5 mm, और यहाँ पे 5 डाल देना वैल्यू, क्रिएट। यानी कि हमने इस तरीके से डेप्थ का वेरिएबल्स बना लिया है। और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, उसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे वेरिएबल बोला जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉकेट लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए हमें इसको 10 mm डेप्थ देना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 10 mm नहीं डालेंगे। तो इसके लिए मैं उसी वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो हमने वेरिएबल्स सेव करके रखा है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है, राइट क्लिक करने के बाद ही। और यहाँ पे देखिए नया वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट न्यू डॉक्यूमेंट वेरिएबल। यहाँ पे विंडो ओपन होगा, यहाँ से भी आप लोग वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 mm, पहले यहाँ पे नाम देना है डेप्थ इस तरीके से अंडरस्कोर 6 mm, और नीचे वैल्यू में मैं यहाँ पे 6 mm डाल देता हूँ, यानी कि 6 डाल देता हूँ ओनली। उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 mm का वेरिएबल भी स्टोर कर लिया है, ये यहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुका है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये रहा हमारा 10 mm, यानी वेरिएबल 10 mm वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और इसको स्टार पे चलाता हूँ, और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 15 mm ले लेता हूँ डेप्थ, कैलकुलेट। और फिर से मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूँगा, डबल क्लिक करके ओपन करना है, और सर्कल को सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे दूसरा ऐड करता हूँ, राइट क्लिक, और इसको मैं दे देता हूँ 6 mm वाला वेरिएबल। उसके बाद कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रीव्यू ऑल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू हो चुका है। ये वाला अभी सर्कल नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट नहीं हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, 10 mm, कैलकुलेट। अब मैं प्रीव्यू ऑल करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 2D व्यू में और एडिट मेन्यू। उसके बाद गाइस है यहाँ पे स्नैपिंग ऑप्शंस, यानी कि स्नैपिंग का सेटिंग्स यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की देखिए यहाँ पे F4 है, F4 से डायरेक्टली हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो स्नैप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो ओपन होगा, और यहाँ पे देखिए स्नैपिंग ऑप्शंस, यानी कि स्नैपिंग का सेटिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा डिस्प्ले टेक्स्ट एट कर्सर, यानी कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं उसमें कर्सर पे टेक्स्ट आता है, अगर उस टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे अनचेक करना पड़ेगा, यानी कि ये चेक रहेगा तो ऑप्शंस यूज़ में रहेगा, और अनचेक रहेगा तो वो यहाँ पे डिसेबल रहेगा, हाइड रहेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे अनचेक करता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट एट कर्सर। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे सर्कल, और जैसे यहाँ देखिए माउस को मैं स्क्रीन पे
मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है माउस पे। अगर ये ऑन रहेगा यहाँ से, तो देखिए अब मैं सर्कल लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, यानी कि एक्स वाई का पोजीशन, यानी कि जो आपका जॉब का पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे आता है एक्स वाई का। तो ये है यहाँ पे टेक्स्ट, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, रहने दूंगा इसको चेक। उसके बाद F4 करता हूँ और यहाँ पे देखिए स्नैप टू गाइडलाइंस, ये भी यहाँ पे यूज़ में है। गाइडलाइंस जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो रूलर है, देखिए टॉप रूलर और साइड में भी एक रूलर है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस रूलर पे इस तरीके से और ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइन आ जाएगा इस तरीके से, जैसे कि कोरल ड्रॉ में होता है। अगर आप लोग कोरल ड्रॉ यूज़ करते होंगे तो पता होगा। और राइट साइड से भी इस तरीके से हम लोग ड्रैग करके एक वर्टिकली गाइडलाइंस ले सकते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और नीचे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे है इंसर्ट हॉरिजॉन्टल और इंसर्ट वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, और वर्टिकली चाहिए जैसे मान लीजिए हमें इसी जगह चाहिए, यानी कि ये एग्जैक्ट पोजीशन पे चाहिए, तो इसमें आप राइट क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह गाइडलाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और गाइडलाइंस और इंसर्ट हॉरिजॉन्टल। तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइन आ चुका है। और वर्टिकल करना है तो राइट क्लिक, यहाँ पे इंसर्ट वर्टिकल, और तीसरा भी है यहाँ पे एंगल्ड का, इंसर्ट एंगल। इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे एंगल का अमाउंट डालना पड़ेगा। अभी 45 डिग्री है तो मैं ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री में एक गाइडलाइंस इंसर्ट हो चुका है। अब इन सब गाइडलाइंस को डिलीट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिलीट गाइडलाइन। अगर यहाँ पे इस गाइडलाइन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें एक एंगल में करना है 10 डिग्री पे, अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये वाला गाइडलाइन 10 डिग्री पे हो चुका है, जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था। और यहाँ पे स्क्रॉल भी मिलता है, मैनुअली ऐसे स्क्रॉल करके भी यहाँ पे एंगल डाल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मिलता है लॉक गाइडलाइन ड्रैगिंग, यानी कि जैसे हम लोग गाइडलाइन को इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये ड्रैग ना हो सके, इसको हमें इसी जगह फिक्स रखना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद क्लोज, तो देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ग्रे हो चुका है। और इस तरीके से हम इसको मूव नहीं कर सकते, ड्रैग नहीं कर सकते, यहाँ पे ये लॉक्ड रहेगा। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, अनलॉक कर देते हैं, तो ये अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पैरेलल गाइडलाइंस, ये वाला सेक्शन में यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन अभी सिलेक्टेड है। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके पैरेलल पे चाहिए, यानी कि इस गाइडलाइन के पैरेलल में हमें गाइडलाइंस चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिलेटिव टू गाइडलाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन नंबर, कितना गाइडलाइंस आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 गाइडलाइंस। और उसके बाद सिलेक्ट न्यू गाइडलाइन, यानी जैसे कि गाइडलाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो नया गाइडलाइन सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसको अभी रहने देता हूँ। और उसके बाद पोजीशन ऑफसेट, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ऑफसेट चाहिए क्योंकि हम पैरेलल में गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑफसेट का अमाउंट डालना पड़ेगा, कितने ऑफसेट में चाहिए। तो 5 mm मैं कर देता हूँ यहाँ पे और क्रिएट न्यू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस इंसर्ट हो चुका है 5 mm के डिस्टेंस पे। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, राइट क्लिक करके इस तरीके से डिलीट करना पड़ेगा। और एक साथ यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मेरे ख्याल से ये देना चाहिए, लेकिन अभी मल्टीपल गाइडलाइंस को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैं सबको इस तरीके से डिलीट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। अब मान लीजिए इसके पैरेलल में हमें गाइडलाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिलेटिव टू गाइडलाइन कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स चाहिए, कितने गाइडलाइंस चाहिए, मैं यहाँ पे 4 रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो ऑफसेट है इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 20 mm कर देता हूँ। सिलेक्ट न्यू गाइडलाइन को चेक कर देता हूँ और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर गाइडलाइंस बन चुका है 20 mm के डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे वर्टिकली हमें करना है तो इस पर राइट क्लिक और यहाँ पे रिलेटिव टू गाइडलाइन, और उसके बाद और डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ इस बार।
उसके बाद न्यू गाइडलाइंस, देखिए यहाँ पे 40 के डिस्टेंस पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे गाइडलाइंस क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम दोबारा यहाँ पे स्नैप ऑप्शंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे स्नैप टू गाइडलाइन। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा गाइडलाइन को स्नैप करेगा। जैसे इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करीब लेके आता हूँ गाइडलाइन के, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेट की तरह ये स्नैप कर रहा है गाइडलाइन से। अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देते हैं स्नैप गाइडलाइंस को, तो ये ऑफ़ करते ही क्या होगा कि गाइडलाइंस यहाँ पे हाइड भी हो जाएगा। सभी गाइडलाइंस यहाँ पे हाइड हो चुका है। स्नैप टू गाइडलाइन करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे गाइडलाइंस चाहिए तो ये ऑन करना पड़ेगा स्नैप टू गाइडलाइन। और उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्नैप गाइडलाइंस टू जियोमेट्री, यानी कि गाइडलाइंस को जियोमेट्री से स्नैप कर सकते हैं। जियोमेट्री क्या होता है कि आपका ये जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ही जियोमेट्री यहाँ पे कहलाएगा, ये वाला। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये जियोमेट्री हुआ आपका। इसको जैसे मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्नैप करेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे पहले इसको हटाना पड़ेगा, इससे स्नैप कर रहा है अभी। और यहाँ पे जैसे मैं इसके करीब लेके आता हूँ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये लाइन से यहाँ पे चिपक जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ स्नैप गाइडलाइंस टू जियोमेट्री, ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब स्नैप नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे लाइन से बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऑन रखेंगे। और उसके बाद है स्नैप टू ग्रिड। जैसे इसको हम लोग ऑन करेंगे तो ग्रिड भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे डॉट डॉट दिख रहा है ये ग्रिड है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इस ग्रिड के अकॉर्डिंग स्नैप करेगा। यहाँ से ग्रिड का जो अमाउंट होता है, स्पेसिंग अमाउंट, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी 10 mm पे है ये ग्रिड, अगर हम लोग यहाँ पे 40 mm कर देते हैं तो ये 40 mm पे हो जाएगा। ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे चाहिए तो ऑन कर लेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे स्नैप डिस्टेंसेस। ये क्या होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ये स्नैप करता है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट दिया गया होगा डिस्टेंस का, किस डिस्टेंस पे ये स्नैप करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो जैसे हम लोग इसको मूव करेंगे तो एक डिस्टेंस पे स्नैप करेगा। देखिए यहाँ पे इस जगह सेंटर है, स्पेसिंग का सेंटर था, स्नैप कर गया, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था, ये स्नैप कर गया। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऑन ही रखेंगे। और उसके बाद होता है यहाँ पे स्नैप टू जॉब सेंटर एंड कॉर्नर्स। तो आपका जॉब ये है शीट आपका, तो इसके सेंटर और कॉर्नर्स को स्नैप करता है। जैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट को अभी मैं कॉर्नर पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्नैप कर गया, बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका है। और जैसे मैं इसको सेंटर पे लेके जाऊँगा, पहले मैं यहाँ पे सभी गाइडलाइंस को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर पे लेके आता हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे स्नैप कर गया इस तरीके से। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे है फिक्स्ड नज्ड डिस्टेंस। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को एरो की से मूव करते हैं तो यहाँ पे मूव होता है एक डिस्टेंस पे। अभी जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करके एरो की से, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट करके मैं एरो की से इसको मूव करता हूँ। ये यहाँ पे तो नॉर्मल है, सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग इसको मूव करता है। जैसे इसको जूम आउट कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, अब मैं इसको एरो की से मूव करूँगा तो इसका नज डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए इसका नज डिस्टेंस कम हो चुका है। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अपने नज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा करके एरो की इस तरीके से क्लिक करना पड़ता है। अभी देखिए वहाँ पे अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम था, 0.05 था। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ऊपर वाले एरो की को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसी अमाउंट पे ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर मैं उस अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे यहाँ पे। ओके कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ऊपर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट हमने डाला है उसी अमाउंट पे यहाँ पे मूव हो रहा है। अब मैं राइट एरो को क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से। अब मैं नीचे करता हूँ और लेफ़्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपने फिक्स्ड नज के अकॉर्डिंग इसको मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसमें काम आता है। उसके बाद है गाइज यहाँ पे स्नैपिंग रेडियस। ये क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्नैप करते हैं
तो उस वक्त कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट स्नैप कर जाएगा उसका यहाँ पे रेडियस है, और इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इससे स्नैप करना है, इसको मैं यहाँ पे मूव करके इसके पास में लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना पास आने पर ये स्नैप कर रहा है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो F4 प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का सर्कल भी दिखा रहा है, यहाँ पे लार्ज करने पर ये बड़ा हो जा रहा है, ये वाला सर्कल। तो अब मैं ओके करता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसके पास आता हूँ, तो यहाँ पे इतना दूर आते ही ये स्नैप कर गया। इस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, पूरा लार्ज कर देता हूँ फुल, उसके बाद ओके करता हूँ। अब दूर से ही इस तरीके से स्नैप हो जाएगा, तो इसमें ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जियोमेट्री स्नैपिंग है। जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो एक जियोमेट्री है, तो उसका स्नैपिंग्स है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सेंटर हो सकता है, तो ये यहाँ पे चेक्ड है। उसके बाद स्नैप एंड पॉइंट है, यानी कि एंड पॉइंट हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे स्नैप मिड पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद स्नैप आर्क सेंटर, यानी कि अगर कोई आर्क है तो उसका सेंटर। और उसके बाद है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग अनचेक कर देंगे, तो देखिए ये सभी एक साथ अनचेक हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, अब यहाँ पे पार्टिकुलर चीज़ को अनचेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद लाइन लेता हूँ। तो जैसे मैं सर्कल के सेंटर में आऊँगा, देखिए यहाँ पे स्नैप करेगा इस तरीके से, और यहाँ से हम लोग क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इसको ऑफ़ करना है, सेंटर स्नैप नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट सेंटर को ऑफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी सेंटर स्नैप नहीं करेगा। सर्कल का सेंटर अभी भी यहाँ पे स्नैप कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के सेंटर पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी सेंटर स्नैप नहीं करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, अब देखिए इसका भी सेंटर स्नैप करेगा। और उसके बाद होता है यहाँ पे स्नैप एंड पॉइंट्स। स्नैप एंड पॉइंट क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट, ये वाला, तो ये होता है यहाँ पे एंड पॉइंट। उसके बाद है यहाँ पे स्नैप मिड पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट्स। जैसे हमारा ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, पहले एक को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ, देखिए कोई भी स्नैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको ऑन करूँगा, स्नैप मिड पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट भी स्नैप करेगा हमारा। ये मिड पॉइंट का आइकन इस तरीके से आएगा, यहाँ पे प्लस का आइकन है, उसके बाद एक क्रॉस लाइन है ऊपर से, तो ये मिड पॉइंट का आइकन है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऑन रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो भी बेसिक सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट सब ऑन रहता है, जो हमें चाहिए होता है। अगर आपका कोई ऑप्शन काम नहीं करता है तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आर्क सेंटर। जैसे आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इसका सेंटर यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे स्नैप कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ आर्क सेंटर को, अब देखिए इसका सेंटर, अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ये यहाँ पे मिड पॉइंट की वजह से स्नैप कर रहा है, तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट को भी ऑफ़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटर स्नैप नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे में, जैसे यहाँ पे हमारा सर्कल है, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है। जैसे मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्नैप कर रहा है इंटरसेक्शन। इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर हम लोग इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं इंटरसेक्शन को। अब मैं लाइन लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्नैपिंग नहीं आएगा। अभी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये कहीं और ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा स्मार्ट स्नैपिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट स्नैपिंग का। अगर स्मार्ट स्नैपिंग आपका ऑन नहीं है तो इसको ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक गाइड लाइन इस तरीके से आएगा। ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन को स्नैप करता है। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, तो देखिए ये कुछ एंगल में स्नैप कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे स्मार्ट स्नैपिंग ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये भी यहाँ पे लाइन स्नैप करता है। तो इसके लिए यहाँ पे है ऑप्शंस। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाउंस, ये यहाँ पे अनचेक है,
ये क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे सबको डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ। अब देखिए मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइन आ रहा है, इसका कलर यहाँ पे ग्रीन है। तो ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाउंड का स्नैपिंग। इस तरीके से ये इस तरीके से भी काम कर सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए इसका कॉर्नर है पॉलीगॉन का, इसके ऊपर से हमें लाइन चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बाउंड की मदद से इसको स्नैप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ, तो इधर से हमारा एक ग्रीन लाइन आ रहा है, यानी कि ग्रीन गाइडलाइन। तो इसके हेल्प से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसको चेक रहने देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये स्नैपिंग है। ये क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्नैपिंग जो आता है ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और इस तरीके से वर्टिकल। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। अभी इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे एंगल स्नैपिंग ऑन है, ये एक एंगल में आ रहा है, उसके वजह से ये आ रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग एंगल को बंद कर देंगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको स्नैप एंगल इंक्रीमेंटल, इसके वजह से भी यहाँ पे आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्नैपिंग नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर से लाइन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब आने लगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल में आना चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके लिए हमारा ये वाला है स्नैप एंगल इंक्रीमेंट्स, इसको चेक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट है 15, यानी कि 15 डिग्री में अभी ये स्नैप कर रहा था। जैसे हम लोग इसको कम कर देते हैं या फिर ज़्यादा कर देते हैं, मैं 90 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्नैप करूँगा तो देखिए 90 पे ही आकर के ये स्नैप करेगा इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे आता हूँ, इधर स्नैप करेगा, फिर इधर आता हूँ 90 डिग्री पे, इधर स्नैप करेगा, और फिर नीचे आता हूँ 90 डिग्री पे, फिर इधर आता हूँ 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और अगर आपको 90 डिग्री में यूज़ ही करना है तो ये काफ़ी होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे 15 ही रहने देता हूँ, 15 डिग्री पे स्नैप करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टेंजेंट्स है, तो ये क्या होता है कि ये सर्कल का टेंजेंस होता है। जैसे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, फिर दूसरा सर्कल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल है, ये सर्कल का ये वाला पार्ट हमारा टेंजेंट कहलाता है, यानी कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल पे चिपकाना इस तरीके से, इस हिस्से को इस तरीके से, तो ये टेंजेंट कहलाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आकर के इधर करता हूँ तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्नैप कर गया इसका टेंजेंट। और अगर हम यहाँ पे इसको ऑफ कर लेते हैं टेंजेंट्स को, अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो देखिए ये स्नैप नहीं करेगा। तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो टेंजेंट्स होगा वो ख़राब हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टेंजेंट्स को। उसके बाद है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये क्या होता है कि जैसे आपका एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट आपका सर्कल का हो सकता है या फिर आर्क का भी हो सकता है। तो मैं एक आर्क भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे टेंजेंट कहलाएगा, या फिर सर्कल का ये वाला हिस्सा यहाँ पे टेंजेंट कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और यहाँ पे लाइन लेने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे हम लोग इधर करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक स्नैपिंग आएगा। इसी को यहाँ पे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट कहा गया है। यहाँ पे एक जो कोण बनेगा आपका, यहाँ पे जो इस तरीके से कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस आर्क को भी हम लोग स्नैप कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक रहने देंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्नैप ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, स्नैप गाइडलाइन टू ज्योमेट्री। ये भी यहाँ पे इस तरीके से ही वर्क करेगा स्नैप ज्योमेट्री में। जैसे मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये जो स्नैपिंग है आपका, ये स्नैपिंग ज्योमेट्री वाला है। देखिए यहाँ पे स्नैप कर रहा है, इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्नैपिंग ज्योमेट्री स्नैपिंग है। और अगला है यहाँ पे स्नैप एंगल इंक्रीमेंट्स, इसको हम लोग जान चुके हैं। तो गाइस ये रहा हमारा यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शंस, यानी कि स्नैपिंग का सेटिंग्स। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम लोग स्नैप करेंगे, यहाँ पे स्नैपिंग का जो गाइडलाइन आता है उसका एक कलर होता है। देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से आ रहा है, एक ग्रीन कलर का एक गाइडलाइन आ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कलर के हिसाब से भी स्नैपिंग को समझ सकते हैं कि कौन सा स्नैपिंग आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा,
उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हैं और उसको देखकर आप लोग याद कर सकते हैं कि किस कलर का गाइडलाइन आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है शीट नंबर 2 पे, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये रहा आपका, तो यहाँ पे इस कलर का गाइडलाइन आएगा तो इसका ये मतलब होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑप्शंस का। ये ऑप्शंस जो है ऑप्शनल सेटिंग्स है। इससे हम लोग इंटरफेस को यानी कि एस्पायर के इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटिंग्स है। इसमें भी एक आधा घंटे का वीडियो बन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है और अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।